ड्रामा की शुरुआत एक टीचर मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा रही होती है, लेकिन पूरी क्लास अपनी मेज पर पसरी हुई थी और जमकर सो रही थी। टीचर बहुत गुस्से में था, लेकिन वो बस इस बेकाबू झुंड को डांट ही सकता था। सिर्फ एक चश्मे वाला लड़का था जो टीचर की हर बात को ध्यान से लिख रहा था, यहाँ तक कि वो बातें भी जिन पर वो बेकार के आलसी ध्यान नहीं दे रहे थे। इस गंभीर लड़के का नाम था जीमिन। बचपन से ही जीमिन को पढ़ाई का बड़ा शौक था, लेकिन उसके नंबर हमेशा क्लास में सबसे खराब रहते थे। जीमिन ने अपनी माँ से ट्यूटर रखने की गुजारिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। टीचर को शक था कि वो गलत आंसर शीट पर निशान लगा रहा है, क्योंकि इतने खराब नंबर कैसे आ सकते हैं। जीमिन ने हार नहीं मानी और क्लासरूम से बाथरूम तक, बस से लेकर हर जगह पढ़ने की कोशिश करता रहा। नतीजा यह था कि वो पूरे स्कूल में दूसरे से आखिरी पर था। कॉलेज में जाने का सपना छोड़ने से मना करते हुए जीमिन ने एक चालाक रास्ता निकाला। उसने जंग वोकेशनल हाई स्कूल में दाखिला लेने का फैसला किया और वहां से सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करने का सोचा। स्कूल के पहले दिन वो उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल अलग निकली। जैसे ही वो क्लास में घुसा, उसे एक पूरी तरह की लड़ाई मिली, बिल्कुल किसी गैंगस्टर फिल्म जैसी। इस स्कूल के बच्चे सब गुंडे और दादा किस्म के थे और उस जैसे अच्छे बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। उसने सोचा, चलो ठीक है, बस सहन करना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो कॉलेज जा सकूंगा। लेकिन हो क्या गया, जीमिन के टेस्ट में नंबर फिर भी स्कूल में सबसे नीचे के पास रहे और उसे जीने का मतलब ही सवाल लगने लगा। उसने सोचा, ये सब बस दिखावा करते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, ये जरूर घर पर रात दिन पढ़ते होंगे। जीमिन के पास अभी एक आखिरी तरकीब थी, पढ़ाई के लिए दोस्त ढूंढना। अगले दिन जीमिन ने क्लास के हर लड़के को ध्यान से देखा और उसे सीन की आंखों में उत्साह की चमक दिखी। जैसे ही वो उसके पास जाकर स्टडी ग्रुप का सुझाव देने वाला था, किसी ने झगड़ा शुरू कर दिया। सैन के साथ लीडर बोर्ड पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की चाह रखने वाले क्लासमेट उसे लड़ने के लिए उकसा रहे थे और दबाव बना रहे थे, लेकिन वो बहुत कमजोर था और मार खाकर स्कूल के लड़ाई के रैंकिंग में 170वें नंबर पर, यानी सबसे नीचे के करीब पहुंच गया। प्रॉक्टर ने ऐलान किया कि होमरूम टीचर ने इस्तीफा दे दिया है और एक नया टीचर आएगा। हैरानी की बात यह थी कि वो मिस जोंग निकली, जो मिडिल स्कूल में जीमिन की पुरानी ट्यूटर थी। जब मिस जोंग हाजिरी ले रही थी, तभी किसी ने बोर्ड पर कॉफी का कप फेंक दिया। यह बदतमीज था हयान वू। उसने शिकायत की कि वो बहुत जोर से बोल रही है और फिर बगल में बैठे लड़के को फार्ट करने पर थप्पड़ मार दिया। उसके बगल में बैठे लड़के ने हयान वू को कॉफी का कप फेंकने के लिए गाली दी तो एक और लड़ाई छिड़ गई। हयान वू ने उस दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट दिया। मिस हान यंग ने गुस्से में अपनी किताब पटकी, जबकि सब हंसते रहे। दूसरे लड़के को निपटाने के बाद हयान वू मुस्कुराते हुए टीचर को चिढ़ाने लगा और कूड़ा बाहर फेंकता रहा। होंग यह देखकर चौंक गई कि कूड़ेदान सिगरेट के पैकेट और टोटों से भरे हुए थे। पता चला कि इस स्कूल के बच्चे बिना छुपाए खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। तभी एच जंग ने जीमिन को पहचाना। इतने सालों बाद उसे देखकर उसने 3 साल पहले बिना कुछ कहे ट्यूशन छोड़ने के लिए माफी मांगी। जीमिन उसके लिए चिंतित था, क्योंकि पिछला होमरूम टीचर 1 महीने में ही छोड़कर चला गया था। लेकिन हान यंग इन चुनौतियों से डरती नहीं लग रही थी। जीमिन ने अपना प्लान शुरू किया, एक पढ़ाई का साथी ढूंढना। वो चुपके से सीन के पीछे लाइब्रेरी गया। पता चला वो यहाँ पढ़ने नहीं, सोने आया था। जीमिन उसके पास लेट गया और शिकायत करने लगा कि काश उसके पास पढ़ाई का कोई साथी होता। उसने उसे टॉफी दी और घूमने खेलने के लिए भी बुलाया, लेकिन सीन ने उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। जीमिन ने जिद करके उसे परेशान करना जारी रखा, जिससे सीन पागल हो गया। परेशान होकर और सो न पाने के कारण सी हून ने आखिरकार जीमिन को गणित समझाना पड़ा। पाई को 3 टुकड़ों में काटो, हर टुकड़ा 0.33 होगा। अब पाई को वापस जोड़ो, 0.33 गुणा 3 बराबर 0.999, तो 0.999 एसेंशियली 1 के बराबर है ना? अचानक जीमिन ने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा, अगर पाई चाकू पर चिपक जाए तो क्या होगा? हान यंग छात्रों की सिगरेट पीने की शिकायत वाइस प्रिंसिपल के पास करने गई, लेकिन उसने कहा, कूड़ेदान हटाने से वो सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद 40 साल से पी रहा हूँ और नहीं छोड़ पाया। उसने यह भी याद दिलाया कि अगर वो परमानेंटली नौकरी पाना चाहती है तो ऊपर वालों को नाराज न करे। सीन ने जीमिन की गणित की नोटबुक देखी और चौंक गया, क्योंकि वो पूरी तरह शब्दों से भरी थी। गणित तुम निबंध लिखकर कैसे सीखोगे? सीन ने घृणा से कहा। मानना पड़ेगा, तुम सच में बेकार हो, लेकिन तुम पढ़ाई में अच्छे क्यों बनना चाहते हो? जीमिन ने कहा कि वो अपनी असली काबिलियत छुपा रहा है। सी हॉन ने इनकार किया, लेकिन जीमिन ध्यान से देख रहा था। उसके बाल ठीक इतने लंबे थे कि आंखों को ढक सकें। उसकी बीच वाली उंगली पर बहुत ज्यादा लिखने से गट्टा पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई हमेशा नीचे देखकर पढ़ता हो, और खास तौर पर वो आंखें जिनमें एक सच्चे किताबी इंसान की आत्मा थी। जीमिन ने उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने को कहा, लेकिन सी हॉन ने कड़ाई से कहा, तुम बस बुरे नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। उसने बताया कि वो एक
खोया हुआ मामला है। उसने कहा कि हयान वू इस स्कूल में सबसे ज्यादा डराने वाला है और इस स्कूल में अच्छे नंबर लाने का सपना देखना भी उन्हें निशाना बना देगा। हयान वू यॉन बाप गैंग के बदनाम और क्रूर बॉस का बेटा था। वही था जिसने वो कॉम्बैट पावर रैंकिंग ऐप बनाई थी जिसके लिए पूरा स्कूल अपनी रैंक बढ़ाने के लिए लड़ता था। इसीलिए उसने कहा कि पढ़ाई का सपना न देखना ही बेहतर है। जीमिन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सीहून का वो टेस्ट रिजल्ट निकाला जो गलती से उसके हाथ लग गया था। पता चला कि यह किताबी कीड़ा पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर था। जीमिन ने खुशी से उसे स्टडी ग्रुप बनाने और साथ मिलकर कॉलेज जाने का न्योता दिया, लेकिन सीन की आंखें लाल हो गई। उसने कागज फाड़ दिया और चाय चला गया, जीमिन को वहां बेवकूफ की तरह बैठा छोड़कर। उस दिन हयान वू को स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई। सबने तालियां बजाई, धीरे धीरे सिवाय सीन के जो थोड़ा दुखी लग रहा था। जैसे ही वो बाथरूम में घुसा, हयान वू ने उसे पकड़ लिया और पीछे के प्रैक्टिस एरिया में खींच ले गया जहां उसकी एक तरफा पिटाई हुई। सी हाउन ने बस दांत भींच कर सह लिया, लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हान जोंग कुछ कूड़ेदान हटा रही थी, तभी अचानक उसने सीन को पिटते हुए देख लिया। उसने टीचरों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। वो खुद आगे बढ़ने वाली थी, तभी अचानक जीमिन आया और बोला, मुझे अपने स्टडी ग्रुप के साथी को बचाने दो। उसने मास्क पहना, फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधे गुंडों के ऊपर छिड़क दिया। फिर सीन को भागने को कहा, लेकिन सीन ने उसे धन्यवाद नहीं किया बल्कि जीमिन पर गुस्सा हो गया। तुम बस एक बार ही मेरी मदद कर सकते हो, फिर वो मुझे और मारेंगे। मैं भागता कैसे रहूंगा हमेशा? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही सीहाउन वहां से निकला, उसे हयान वू ने बैट लेकर रास्ता रोका और पूछा कि मास्क वाला आदमी कौन था, लेकिन सीन ने जीमिन का नाम बताने से मना कर दिया। हयान वू पागल हो गया और सीन को बेरहमी से मारने लगा। तभी अचानक जीमिन आया और हयान वू का बैट लात मारकर तोड़ दिया। पता चला कि जीमिन पढ़ाई में बेकार होने के बावजूद कुदरती तौर पर बहुत मजबूत शरीर का था। बस इतना ही नहीं, तीसरी कक्षा से लेकर अब तक वो हर एक दिन बिना नागा ट्रेनिंग करता आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए जीमिन ने हल्के से बांह घुमाई और हयान वू पहले से ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सीन अपने दोस्त की लड़ाई की काबिलियत देखकर दंग रह गया, लेकिन फिर भी स्टडी ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि जीमिन खुद डरा हुआ था कि वो पहचान न जाए। इसीलिए तो उसे मास्क पहनना पड़ा। निराश होकर सीन घर गया, जहाँ उसके नशे में धुत पिता ने उसे डांटा। उसके पिता ने उसे कॉलेज जाने नहीं दिया और कहा कि कोई हुनर सीखो, क्योंकि कॉलेज के बाद भी वो उन्हीं की तरह किसी फैक्ट्री में काम करेगा। सुन ने अपने पिता की बात मानकर जंग में वेल्डिंग सीखने के लिए दाखिला लिया था, लेकिन उसके पिता फिर भी खुश नहीं थे। सुन बाहर उदास बैठा था, तभी उसे वो गणित की किताब दिखी जिसे वो बेचने वाला था। जीमिन भी उतना ही निराश था। ये पहली बार नहीं था कि उसकी पढ़ाई इतनी बुरी तरह नाकाम हुई हो। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्टडी ग्रुप में शामिल होने के बजाय उसे फिर से जन्म लेकर ज्यादा होशियार होकर आना चाहिए। जीमिन की माँ ने उसे दिलासा दिया कि पढ़ाई में अच्छे न होना ठीक है, लेकिन वो इतना दुखी था कि रोने लगा। अगले दिन हान जोंग स्कूल पहुंची तो देखा कि छात्र धूम्रपान के लिए कुछ लोहे के ड्रम बाहर ले आए हैं। तभी प्रॉक्टर आया और उनसे सिगरेट बुझाने को कहा। उसने सोचा वो अच्छा इंसान है, लेकिन उसने कहा कि ड्रम हटा दो क्योंकि इंस्पेक्शन टीम आने वाली है। हान जोंग एक ड्रम के साथ जूझ रही थी, तभी एक मददगार लड़के ने आकर हाथ बटाया। इस सुंदर युवक का नाम था जियान यो। उसने कहा, क्या इंस्पेक्टर को ये ड्रम दिखाना बेहतर नहीं होगा? लेकिन हान यंग ने कहा, यह फिर भी हमारा स्कूल है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने गियन यो को क्लास में जाने को कहा और बाकी ड्रम वो खुद संभाल लेगी। जीमिन क्लास में गया और उसे अपनी मेज पर एक नोटबुक मिली। वो सीहाउन की गणित की नोटबुक थी। पता चला कि यह किताबी कीड़ा उसे जीमिन को देना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो तो बस इसे फेंक रहा था। तभी अचानक हयान वू ने एक कुर्सी उठाकर जीमिन के सिर पर दे मारी। वो बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वही कल मास्क वाला था। हयान वू ने नोटबुक उठा ली और जीमिन उसे वापस पाने के लिए पागल हो गया। इधर इंस्पेक्टर स्कूल में घूम घूम कर जांच कर रहा था, तभी उसने हान यंग को लोहे के ड्रम के साथ जूझते देखा। उसे लगा कहीं उससे मिल चुका है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने कहा वो बस एक नई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। तभी कांच टूटने की आवाज आई और हानजोंग घबराकर क्लास की तरफ दौड़ी। कुछ मिनट पहले की बात है, हयान वू जीमिन से एक पर एक लड़ाई की मांग कर रहा था। सेउन ने वफादारी दिखाते हुए अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहा, लेकिन जीमिन ने उससे कहा, मैं दूर नहीं जाऊंगा। हयान वू ने नोटबुक को आग लगा दी, फिर हथौड़ा उठाकर जीमिन पर वार किया, लेकिन जीमिन ने उसकी परवाह नहीं की और उस कीमती नोटबुक को बचाने के लिए भागा। आसपास खड़े गुंडे आंखें फाड़े हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीमिन इतना ताकतवर होगा। जीमिन ने हयान वू को धकेलकर नोटबुक बचाने दौड़ा, जो जलकर राख हो चुकी थी। उसने पागल होकर हथौड़ा खिड़की से बाहर फेंका और हयान वू को मुक्का मारकर गिरा दिया। हयान वू ने जलता हुआ बैग उठाकर जीमिन पर फेंका, लेकिन जीमिन ने उछलकर 360 डिग्री घूमा और लात मारकर बैग हियानवू की छाती पर पटक दिया। फिर वो उसे जगाकर सीन से माफी मंगवाना भी चाहता था उसके बेहोश होने से पहले। यह देखकर कि जीमिन उस नोटबुक को इतना संजोता है, सुन ने अचानक वो जली हुई नोटबुक कूड़ेदान में फेंकी और कहा वो स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार है। जीमिन खुश था जैसे लॉटरी जीत ली हो। तभी हान जोंग आई और घबराकर आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। वो पूछ भी नहीं पाई क्या हुआ। तभी इंस्पेक्टर आ गया और क्लासरूम को युद्ध का मैदान बना देखा।
एक छात्र बेहोश पड़ा था। मारपीट और आगजनी के लिए जीमिन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया गया। सीन चुपके से आया और जीमिन को उसका चश्मा दिया और कल उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। जीमिन झेप ही रहा था, तभी उसने सीहून को उसे स्टडी ग्रुप लीडर कहते सुना। सीहोन खुशी खुशी क्लास की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि सब रास्ता छोड़ रहे हैं। पता चला कि 3 बड़े गुंडे हयान वू को ढूंढ रहे थे और उसे छत पर ले जाने के लिए खींच रहे थे, उनके बॉस से मिलवाने के लिए। इंस्पेक्टर के सामने प्रिंसिपल ने जोर शोर से वादा किया कि वो जीमिन को निकालकर हिंसा से निपटेंगे। मिस हान यंग ने उसके लिए बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। जाते जाते उसने हिम्मत जुटाई और बोली, यह स्कूल 600 बच्चों से ऊपर इंस्पेक्टर को रख रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले उसे धमकाया और परेशान किया गया था। हिंसा कभी सही नहीं, लेकिन इस स्कूल में क्या बच्चों के पास खुद को बचाने का कोई और तरीका है? उसी पल इंस्पेक्टर को याद आया कि हान जोंग पिछले साल के टीचर भर्ती परीक्षा में टॉप करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, इसीलिए उसके नंबर रद्द हो गए। उसने पूछा वो स्कूल की समस्या कैसे सुलझाएगी। मिस हान यंग ने कहा वो छात्रों को स्टडी ग्रुप बनाने में मदद करेगी। जीमिन का भी आइडिया था। इंस्पेक्टर बेहद दिलचस्पी दिखा रहा था, जबकि प्रिंसिपल बहुत नाराज था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसने बस धमकी दी कि अगर स्टडी ग्रुप फेल हुआ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक शाम 5 बजे जीमिन पार्क में जमकर ट्रेनिंग कर रहा था, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने याद दिलाया कि 6:30 बज चुके हैं। वो भागकर घर गया और स्कूल के लिए तैयार हुआ। सीहाउन पहले से इंतजार कर रहा था, लेकिन दिखावा किया जैसे अचानक मिल गए। यह किताबी कीड़ा अभी भी डरपोक था। डर था कहीं गुंडे उसे नोटिस न कर ले। मिस हान यंग ने ऐलान किया कि उन्हें अगले 2 हफ्तों में कम से कम 5 लोगों को स्टडी ग्रुप में जोड़ना होगा, तभी इसे ऑफिशियल क्लब माना जाएगा। सीन ने अफसोस जताया कि इस स्कूल में पढ़ना चाहने वाले 3 बच्चे मिलना नामुमकिन है, लेकिन उसने कहा कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोनों ने फ्लायर लगाने शुरू किए। सब लोगों को देखते हुए जीमिन इतना आत्मविश्वास में आ गया कि उसे चिंता होने लगी कि अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए तो। एक 12वीं का बच्चा सोच रहा था कि वो स्टडी ग्रुप में आ सकता है, लेकिन उसे दरअसल डेटिंग की सलाह चाहिए थी। निराश होते ही कोई आया और जीमिन को ढूंढने लगा। जीमिन खुश हो गया, सोचा कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है। निकला कि यह लड़का 10वीं ग्रेड में लड़ाई में तीसरे नंबर पर था। उसने सुना था कि जीमिन बहुत ताकतवर है और उसकी लात से आग निकलती है, इसीलिए उसे चुनौती देने आया था। मिलते ही उसने बेरोक-टोक हमला करना शुरू किया, जबकि जीमिन भोलेपन से एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढ रहा था, लेकिन अनजाने में वो बार बार उसके वार से बचता रहा। आखिरकार बेचारे की नाक पर मुक्का लग गया। उसे बेहोश पड़ा देखकर जीमिन अभी भी उलझा हुआ था और समझ नहीं पाया क्या हुआ। क्लासमेट्स ने अफवाह फैलाई और बढ़ा चढ़ाकर कहा कि खूंखार जीमिन उस तीसरे नंबर के बंदे को लाइब्रेरी में खींच ले गया और उसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसके सिर पर फूलदान तोड़ दिया। रुको, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है भी? अगले दिन अभी तक किसी ने साइन अप नहीं किया था, इसीलिए जीमिन ने सोचा कि उसे खुद लोग ढूंढने होंगे, लेकिन शर्त बहुत मुश्किल थी। उनकी आंखों में सीखने की चाहत होनी चाहिए। 3 बच्चे बात कर रहे थे कि जीमिन ने किसी को छत पर नहीं बल्कि लाइब्रेरी में क्यों पीटा। वो शायद दुश्मन की कराहट को सराउंड साउंड में सुनना चाहता था। देखने में सीधा साधा लगता है, लेकिन पूरा परवर्टेड है। तभी जीमिन अंदर आया और उनमें से हर कोई डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन उनमें सीखने की चाहत का कोई निशान नहीं था। जीमिन निराश होकर चला गया और वो गुंडे ऐसे चैन की सांस ले रहे थे जैसे किसी तबाही से बचे हों। जीमिन जहां भी जाता लोग उससे किसी महामारी की तरह दूर भागते। 2 लड़के उससे बचते बचते जियानियो से टकरा गए, जो सीन का मिडिल स्कूल का दोस्त था और 5वीं कक्षा से अमेरिका में पढ़ने चला गया था। यह सुनकर जीमिन खुशी से दौड़ा और उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। उसने जीमिन से पूछा क्या उसे अपने आसपास के लोगों की पिटाई की चिंता नहीं है। मिस एच जोंग चिंतित थी क्योंकि हयान वू कई दिनों से क्लास में नहीं आया था। वो उसके घर गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सीन ने सोचा स्टडी ग्रुप में पढ़ने की जरूरत क्या है, कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हैं। जी मिन ने कहा उसने उन सब जगहों पर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सी हॉन ने कहा वो स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा बना है, पढ़ाई के लिए नहीं। लेकिन जीमिन के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने के लिए था, ताकि वो बेहतर पढ़ सके। उन्हें उदास देखकर मिस हान यंग ने उन्हें मजे के लिए किताबों की दुकान ले जाने का न्योता दिया। उसने एक किताब के बारे में पूछा और जीमिन ने कहा वो पहले से उसके पास है, लेकिन वो ढेर सारे पेन खरीद कर आए। हान यंग ने पूछा इतने पेन क्यों? जीमिन ने शेखी मारते हुए कहा ये पेन याददाश्त तेज करता है, ये पेन धुंधला नहीं होता, ये खास तौर पर गणित के लिए है और ये नया मॉडल था। वो उसे देखकर बोलने को तरस गई। जब पता चला कि सीन सिर्फ सस्ते बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करता है तो जीमिन को लगा शायद यही पढ़ाई में अच्छे होने का राजा है और उसे भी एक आय माना चाहिए। दोनों ने पूछा वो इतने शानदार स्कूल में टॉप करके इस बेकार स्कूल में क्यों आई? हान जोंग ने अजीब सा जवाब दिया, उसने रजिस्ट्रेशन करना भूल गई। घर जाते वक्त हान जोंग ने देखा कि जीमिन की खरीदी किताब उसके बैग में है। वो उसे फोन करने ही वाली थी कि उसने देखा उसका सामने का दरवाजा खुला है। अंदर हयान वू था, पिटा कुटा, और 2 गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन हयान वू ने कहा कि अगर वो अभी वापस गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हान वी ने आदेश
दिया था कि मिस हान जोंग को आगे पढ़ाने नहीं देना है। जीमिन ने मिस का कॉल देखा और उसे वापस किया। इससे पहले कि वो फोन उठाती, उसके हाथ से फोन गिर गया। हयान वू ने क्रॉबार उठाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक लाइट चली गई। एक रहस्यमय शख्स ने सबको गिरा दिया और हान जोंग को सुरक्षित खींच लिया। हयान वू ने तुरंत पीछा किया, लेकिन वो एलिवेटर में घुस गए। पता चला कि वो हीरो कोई और नहीं, गियनयो था। नीचे पहुंचने पर हयानवू का गैंग रास्ते में खड़ा मिला। जियानयो ने उन्हें रास्ते से हटाकर बेसमेंट की तरफ भागे, लेकिन तब तक हयानवू का गैंग भी पीछे आ चुका था। हान जोंग जी मिन को मदद के लिए कॉल करने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से गुंडों ने उन्हें देख लिया और घेर लिया। होंग गिड़गिड़ाने लगी कि बंद करो, तभी उसे जोर से मुक्का लगा। गियनयो पागल हो गया और उस दूसरे के मुंह पर मुक्का मारा। फिर लोहे के दस्ताने पहने बाकियों को भी ललकारा। गियनयो अकेले ने उन सब गुंडों की पिटाई कर दी, लेकिन आखिर में उसे बैट से मार पड़ी। हयानवू को याद आया कि मिडिल स्कूल में गियनयो को चाकू लगा था और वो एक हत्या के मामले में शामिल था। घिरे होने पर गियनयो बस अपना सिर बचाता रहा। जैसे ही हयानवू हान जोंग पर हमला करने वाला था, जीमिन ठीक वक्त पर पहुंच गया। पता चला वो उससे संपर्क न होने की वजह से चिंतित था, इसीलिए आ गया। जीमिन ने चश्मा उतारा और पूरे गैंग को हथियारों के साथ अकेले ललकारा। उसने लकड़ी की छड़ें निकाली और उन पर फेंकी जाने वाली जंजीरों को रोका। लकड़ी की छड़ टूटकर दो टुकड़े हो गई और अनजाने में ननचक्स बन गए। बेचारे गुंडों को पता नहीं था कि यही जीमिन का सिग्नेचर हथियार है। उसने ब्रूस ली की तरह नुनचक्स चलाए और सबको जमकर पीटा। हयानवू ने पीछे से जीमिन को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से गियनयो ने बीच में कूदकर बचा लिया। उसने हयानवू की धुनाई की और फिर उससे हत्या के मामले के बारे में पूछताछ की। यह देखकर कि जियानयो हयानवू के दांत तोड़ने वाला था, जीमिन ने तुरंत रोका, लेकिन जियानयो ने कहा, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ पहले ही जा चुकी है। उसी पल हयानवू और बाकी सब मौका देखकर भाग गए। ज्ञानियों ने पीछा करना चाहा, लेकिन छोटों के दर्द से रुक गया। उसने हान जोंग को सलाह दी कि गुंडों के साथ इतनी नरमी मत करो, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसी ही थी और जीमिन को स्टडी ग्रुप का ख्याल छोड़ देना चाहिए। होंग ने किताब जीमिन को वापस की और उसे हिम्मत दी कि अभी भी स्टडी बडीज ढूंढने का वक्त है। पता चला वो किताब ब्रूस ली पर थी, जीमिन का आइडल। अब साफ हो गया कि वो मार्शल आर्ट में इतना अच्छा और नुनचक्स में इतना माहिर क्यों था। घर पहुंचते ही एजंग की सारी थकान एक साथ उतर आई। वो पुलिस को कॉल करने वाली ही थी कि हयानवू के एक साथी ने अचानक दरवाजा खटखटाया। टीचर को देखते ही वो घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। हकलाते हुए बोला कि अगर वो हयानवू की बात न मानता तो मरता। हान जोंग ने उसे माफ करने की शर्त रखी, बस कुछ सवालों का जवाब दो। ग्रुप बनाने की डेडलाइन करीब आ रही थी और अभी तक किसी ने साइन अप नहीं किया था। जीमिन बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जबकि सीन उदासी में सांस ले रहा था। तभी एक मैसेज आया, मैं ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। दोनों खुशी से मिलने की जगह दौड़े, लेकिन जीमिन ने दरवाजा खोलने में हिचकिचाया। सीन ने याद दिलाया कि उस इंसान का नाम जी वू था और उसे अंदर धकेल दिया। अंदर पूरी लड़कियों की क्लास निकली। लड़कियां उसे घूरने लगी। जीमिन घबरा गया। किसी अजनबी जानवर की तरह घूरती लड़कियों की क्लास में जीमिन शर्म से भाग गया। जब वो से हाउन से बहस कर रहा था तो एक लड़की ने जीवू का नाम लिया। क्लास में झांक कर देखा तो दोनों हैरान रह गए। जीवू हयानवू की जुड़वा बहन है। ओह नहीं, उसके साथ पढ़ाई का क्या फायदा। बुलीमी जीवू को डराने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने यह जानकर भी ठहाके लगाए कि जीवू और हयानवू पढ़ाई करके अपने नंबर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वही वन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जीवू ने बीच में आकर रोक लिया। बुली पागल होकर जीवू को बार बार थप्पड़ मारने लगी और अपनी च्यूइंग गम से उसके स्टडी प्लान पर बबल फुला दिया। तभी एक उंगली बाहर आई और गम को पकड़ लिया। और कौन हो सकता था? जीमिन। दोनों ने उस स्टडी प्लान को ऐसे देखा जैसे सोना मिल गया हो। तभी एक लंबे बालों वाला टार्जन जैसा लड़का आया और जीमिन से पूछा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ज्यू से क्या चाहता है। जीमिन कुछ कह पाता उससे पहले सीन ने डर से उसे वहां से खींच लिया। पता चला ये टार्जन 11वीं ग्रेड का सबसे बड़ा बुली ज्यून था। वो दावा करता था कि ज्यू उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि वो थी नहीं। उस जाहिल ने मांग की कि वो क्यूट करके बात करे, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन ज्यू ने पिटना ज्यादा पसंद किया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, एक च्यूइंग गम उसके मुंह पर आ लगी। ये काम किसी और का नहीं, जीमिन का था। पता चला टार्जन ने जीमिन का नाम पहले सुना हुआ था। तुम सोचते हो हयानवू को धराशायी कर दिया तो बड़े हो गए। जैसे ही वो जीमिन पर टूटने वाला था, प्रॉक्टर ने उसका नाम पुकारा। इसलिए टार्जन को जीमिन को अभी के लिए छोड़ना पड़ा, टीचर के पीछे जाना पड़ा। सीहाउन ने जीमिन से पूछा वो शांति से पढ़ना चाहता है तो उसने रेड स्टार टीम के कैप्टन के मुंह पर च्यूइंग गम फेंकने की हिम्मत कैसे की। उससे पंगा लेना जिंदगी को रोलर कोस्टर बना देगा। तभी ही वो प्रकट हुई और माना कि उसने ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त जी वू के लिए एप्लीकेशन जमा किया था। बात यह थी कि बुलीमी टार्जन पर लट्टू थी, लेकिन दोनों दोस्तों ने कहा वो तो बेवकूफ दिखता है। HE1 ने अनजाने में सुन लिया और हंस पड़ी, जिससे मी ने उसे निशाना बनाया। सौभाग्य से जाए जी वू ने बीच में आकर HEW को बचाया। थोड़ी देर बाद एक घटना हो गई। जी वू के छोटे भाई हयान वू का कोई कीमती सामान चुरा लिया गया। जब वो सामान पहुंचा रहा था, मजबूर होकर उसे टार्जन से पैसे उधार लेने पड़े। टार्जन ने तुरंत हाँ की, लेकिन शर्त रखी कि हयान वू किसी वेंडिंग मशीन से पैसे लूटे। उसने इसे रिकॉर्ड किया और क्लिप से जीवू को धमकाने लगा। जीवू अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी कि वो गुंडों के साथ उठता बैठता है, लेकिन
लेकिन वो उसका इकलौता परिवार था, इसीलिए वो ह्यान वू को जेल नहीं जाने दे सकती थी। ह्वान का बाप कंपनी ट्रांसफर की वजह से स्कूल बदलने वाला था। जाने से पहले वो ज्यू की मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने सीन और जीमिन से वो क्लिप डिलीट करने की गुजारिश की। वो बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों से विनती करने लगी। सीधा साधा सीन तुरंत मान गया। समस्या यह थी कि रेड स्टार टीम के ऑफिस से यूएसबी कैसे निकाला जाए। जीमिन उलझा हुआ था, इसलिए सीन ने समझाया कि इस स्कूल में रेड स्टार टीम एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गून स्क्वाड है जो दूसरे बड़े बदमाशों को डराने में माहिर है। रेड स्टार के 2 सदस्य उस क्लिप का कंटेंट जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने चुपके से यूएसबी निकालकर देखना शुरू किया। लेकिन टार्जन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। नतीजा, दोनों की जमकर धुनाई हुई। लेकिन अचानक वो रुका और बोला कि वो चाहे जितना देखें, क्योंकि वो तो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने वाला है। अगर उसका छोटा भाई रिफॉर्म स्कूल गया तो जीवो टूट जाएगी और उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। वैसे भी जो पैसे उसने दिए वो उसके नहीं बल्कि हान के थे। उस ग्रुप को नहीं पता था कि जीमिन अलमारी में छुपकर सब सुन रहा था। उसने अलमारी खटखटाकर उन्हें नजदीक आने पर मजबूर किया, फिर अचानक कूदकर दोनों को एक पल में धराशायी कर दिया। यूएसबी को देखते उसे घूरते टार्जन को सब समझ आ गया। जीमिन ने एक शब्द नहीं बोला और पहले हमला कर दिया। यह टार्जन जुडो का माहिर था और कोई कमजोर नहीं था। जीमिन को बार बार पटका गया, लेकिन वो दरअसल हार का नाटक कर रहा था। जैसे ही यूएसबी वापस मिला, जीमिन ने पलटवार किया और बिना चूके लाते मारी। वो अपनी सिग्नेचर थ्रो आजमाने वाला था, लेकिन जीमिन ने पैर से रोका और एक नॉकआउट पंच दे दिया। जैसे ही निकलने लगा, 3 टार्जन के चेले मिले। दोनों घबरा गए जब देखा कि जीमिन को कमरे में धकेला जा रहा है। सीन ने प्लान बनाया कि एक नकली झगड़ा शुरू करे ताकि रेड स्टार टीम को दखल देना पड़े और जीमिन के भागने का मौका निकले। बदकिस्मती से HE1 को गाली देना नहीं आता था। दोनों संघर्ष कर रहे थे, तभी जीवू ने उन्हें देख लिया। इस वक्त जीमिन अकेले 3 बड़े बदमाशों से लड़ रहा था, लेकिन हार नहीं रहा था बल्कि उनकी पिटाई कर रहा था। पहले वाले दोनों भी होश में आ गए थे और जीमिन को रोकने नीचे आए, यूएसबी छीनने की कोशिश में। जीमिन ने छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन टार्जन ने क्लिप को कंप्यूटर पर कॉपी कर यूट्यूब पर अपलोड शुरू कर दिया। HE1 ने सब कुछ बताया और जीवू से माफी मांगी कि उसने छुपाया। जीवू ने कहा उसे शुरू से ही सबका ख्याल रखना चाहिए था। फिर वो गुस्से में रेड स्टार टीम के ऑफिस की तरफ दौड़ी। तभी जीमिन दरवाजे से निकला, पूरा कंप्यूटर उलझे तारों के साथ उठाए हुए। उसका इरादा था इसे तोड़कर क्लिप खत्म करना, लेकिन वो लड़खड़ाया और कंप्यूटर उड़कर सीन के पैरों के पास जा उगा। जीमिन ने रेड स्टार टीम को रोका और सीहून को कंप्यूटर लेकर भागने को कहा। बाकियों को आते देख सीन ने बेतहाशा कंप्यूटर को गले लगाया और भाग गया। रेड स्टार टीम उसके पीछे पड़ गई। आखिरकार छत पर घिर गया। टार्जन ने धमकी दी और कंप्यूटर मांगा, अगर तुम हारे हुए हो तो हारे हुए की तरह रहो। अचानक इतने उतावले क्यों हो गए? लेकिन केंचुए को भी दबाओ तो वो तड़पता है। सेहून ने कंप्यूटर नीचे फेंक दिया। टार्जन आग बबूला हो गया और सीन को मारने वाला था। तभी जीवू ने आकर उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। वो उठने की कोशिश में था, लेकिन ज्यू ने एक और नॉकआउट ब्लो दे दिया। इस दबंग लड़की ने चेतावनी दी कि उसे या उसकी बहन को हाथ मत लगाना। हान जोंग ने एक टीचर से कुछ पूछा और उसने कहा कि हयान वी से दूर रहे, नहीं तो खतरा है। लेकिन हान यंग डरी नहीं और सीधे हयान वी को कॉल करके पूछा कि हयान वू कहाँ है। हान ने बेपरवाही से कहा वो कहीं कर्ज से भाग रहा होगा, लेकिन हान यंग सब जानती थी कि हान वी ने ह्यान वू की चोरी करवाई, फिर पैसे उधार देकर उसे अपना मोहरा बनाया। उसने कहा कि ह्यान वू को छोड़ दे, लेकिन हान वी ने ठंडेपन से कहा वो तो अब सुधर ही नहीं सकता। अगर वो स्कूल छोड़ता है तो उसे नजरअंदाज करे। उसने जिद की कि कोई भी छोड़ने के काबिल नहीं होता। हानवी ने बस फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं कि वो जल्द ही निराश हो जाएगी। जीमिन को प्रॉक्टर कान पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा था, तभी उसने देखा कि यूएसबी गिर गया। उसने उसे उठाने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से बुली MI ने पहले उठा लिया। HE1 ने देखा कि वो खुशी से टार्जन को वापस करने जा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। फिर उसने बेचारी जीवू को याद किया और पूरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाई। गाली देने के बाद वो पागल की तरह दौड़ी। घबराई हुई HE1 ने भी आंखें बंद करके उस पर पटक दी, उसे जमीन पर गिरा दिया और जल्दी से यूएसबी छीन लिया। जीवू ने अनजाने में यह देखा और HE1 की तारीफ की। तुम अब सच में ज्यू सोंग जैसी स्टूडेंट बन रही हो। तभी ह्यान वू दिखा। उसका चेहरा गंभीर था और वो टार्जन की तरफ बढ़ रहा था। पता चला कि हान ने हयान वू से मिलकर बताया था कि टार्जन ही वो था जिसने उसे लूटा और क्लिप बनाकर उसकी बहन को धमकाई। उस जाहिल ने हयान वू को बदला लेने के लिए चाकू दे दिया। हयान वू ने चाकू निकाला और टार्जन पर झपटा। खून बह गया। जब हयान वू को होश आया तो उसने देखा कि हांजों को चाकू लगा था। उसने जानबूझकर चाकू खुद पर लिया था, हयान वू को बचाने के लिए। कुछ दिन पहले हांजों को पता चला था कि हयान वू और उसकी बहन अनाथ थे और एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। जीवू को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन प्रैक्टिस के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पढ़ाई पर ध्यान लगाया। ह्यान वू अपनी बहन की परवाह करता था और उसके सपने पूरे करने के लिए खूब पैसे कमाना चाहता था, लेकिन जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो हान के जाल में फंस गया और उसका मोहरा बन गया। हान जोंग बस इतना कह पाई, ह्यान वू हार मत मानो, फिर गिर
पड़ी। जी मिन ने उसे बाहों में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा और हान यंग को होश आ गया। जी वो खुद अपने भाई को पुलिस स्टेशन ले गई, फिर हॉस्पिटल में टीचर से मिलने गई। वो काफी देर बाहर खड़ी रही, फिर हिम्मत करके माफी मांगी, लेकिन हान यंग ने किसी को दोष नहीं दिया और बस धीरे से स्टडी ग्रुप का जिक्र किया। हीवन ने फैसला किया कि वो अब स्कूल नहीं बदलेगी और उन सबके साथ पढ़ेगी। सबकी मनाने पर गियनयो भी आखिरकार तैयार हो गया। अगले दिन जी मिन पूरी तरह स्टडी ग्रुप का बोर्ड सजाने में लगा था। यह लड़का तो सच में एक नंबर का है। जीवू ने अजीबपन से सीन से पूछा, वो सच में पढ़ाई में बहुत बुरा है ना? सिर्फ HE1 ने उसकी तारीफ की, कितना कूल है, जिसने जी मिन को मुस्कुरा दिया। लगता है उसे तारीफ ही सुनाई देती है। जी मिन को हैरानी थी कि नया सदस्य कौन होगा। सीहाउन ने बताया कि हानवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड था और वो पुलिस ऑफिसर को नाम से बुला रहा था, जैसे सब पहले से तय था। दोनों को जुवेनाइल डिटेंशन जाना था, लेकिन किसी तरह हानवी फौरन छूट गया। तभी एक बड़ा पत्थर आया और खिड़की तोड़ गया। नीचे एक लड़का था जो जी मिन का नाम पुकार रहा था। पता चला कि टार्जन ने यह नहीं बताया कि उसे एक लड़की ने पीटा, इसलिए पूरे स्कूल को यकीन था कि जी मिन ने उसे हराया। किसी जूनियर का सीनियर की रैंकिंग को चुनौती देना एनराइटन रूल्स का उल्लंघन था, इसीलिए ये लोग आग में घी डाल रहे थे ताकि 11वीं ग्रेड के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट टेहो को उकसाया जाए। इसीलिए वो जी मिन को चुनौती देने आया था, लेकिन जी मिन ने बिना हिचकिचाहट कहा, तुम ही बॉस रहो। वो जाहिल खुश हो गया। सोचा जी मिन डर गया, लेकिन एक ने कहा, यह तो पूरी तरह तुम्हें नीचा दिखा रहा है। टे गुस्से में उबल पड़ा और अपना ट्रम्प कार्ड चला, लाल बालों वाला जून, जिसने अभी अभी स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। उसने एप्लीकेशन फाड़ने की धमकी दी ताकि जी मिन को तड़पाए और यह भी ऐलान किया कि जो भी स्टडी ग्रुप में अप्लाई करेगा उसकी पिटाई पक्की है। पढ़ाई के ग्रुप को नुकसान पहुंचाना ये नहीं सहा जाएगा। जी मिन चौथी मंजिल से स्पाइडरमैन की तरह सीधे नीचे आया और टे का मुंह मुक्के से बंद कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। सब हैरान थे सिवाय लाल बालों वाले जून के, जिसकी आंखों में चमक थी। ली जून झुंग स्कूल का 10वीं ग्रेड का छात्र था। बचपन से लड़ाई का शौकीन था, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा पिटता था। उसने तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी पीछे रहा। आखिरकार झुंग स्कूल में इसलिए आया कि वहाँ के टॉप बदमाशों से सीख सके। यहाँ उसे मछली को पानी जैसा माहौल मिला। लाल बालों ने तेजी से तरक्की की और बैटल चार्ट में 17वें नंबर पर आ गया, लेकिन जब भी 16वें नंबर को चैलेंज करता पिट जाता। एक दिन उसने जी मिन की अमेजिंग टॉर्नेडो किक देखी और उसका शिष्य बनना चाहा, इसलिए उसने स्टडी ग्रुप में शामिल होने की एप्लीकेशन लिखी, लेकिन उसमें लक्ष्य लिखा था जोंग स्कूल पर राज करना। जी मिन ने देखा और तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया। यह ग्रुप पढ़ाई के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं। लाल बालों ने काफी देर मिन्नतें की और आखिरकार उसे मजबूरन सिर्फ पढ़ाई की शर्त माननी पड़ी। जी मिन ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे एक क्विज देकर बैठा दिया, जबकि बाकी सब टीचर से मिलने गए। लाल बालों ने पूरी मेहनत से क्विज पूरा किया। तभी एक लहसुन जैसे सिर वाला लड़का काले कपड़ों में पूरे टैटूज और सिगरेट पीते हुए अंदर घुसा, एक असली गुंडे जैसा। उसने गलती से सोचा कि लाल बाल ही जीमिन है। उसने कहा कि 10वीं ग्रेड का टॉप बंदा कहे तो उसके पीछे चले। लाल बालों ने नाम सुनकर पहचाना, जीमिन। फिर उस लहसुन सिर के गाड़ी में बैठ गया। डिटेक्टिव टी-मैन हान जोंग से मिलने आया। पता चला वो एक केस में पिछले साल से जानते थे। उसे हैरानी थी कि उसने गुंडों से भरे जोंग स्कूल में पढ़ाना क्यों चुना। गाड़ी में बैठे लाल बालों को अपना पुराना दोस्त याद आया। बचपन में जब वो अक्सर बलींग का शिकार होता था तो वो दोस्त उसकी हिफाजत करता और हिम्मत बढ़ाता था। उस दोस्ती को वो बहुत संजोता है, लेकिन बाद में उस दोस्त ने यॉन बक में टेस्ट पास किया और उसके साथ खेलना छोड़ दिया। गाड़ी एक अंधेरे गोदाम के सामने रुकी। LHSUN सिर ने खुद को यॉन बैक गैंग का रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट बताया। यह यन बैक की रिजर्व फोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, सिर्फ हर स्कूल के टॉप 3 बच्चों के लिए। बस उस गाड़ी के बोनट से चाबी निकाल लो, गैंग में शामिल हो जाओ और गाड़ी भी तुम्हारी। बेशक इतना आसान नहीं, 3 बदमाशों को पार करना होगा जिनके रिकॉर्ड में चोरी से लेकर मारपीट तक सब है। लाल बाल ने गालियां दी और आगे बढ़ा। जब जी मिन और बाकी लाइब्रेरी वापस आए तो लाल बाल जून वहाँ नहीं था। जीवू ने कहा, जिसके बाल चिली पेस्ट जैसे रंगे हों वो 100% गुंडा है, वो पढ़ेगा क्या? सब निराश हो रहे थे, तभी गियन्यो आया। लहसुन सिर ने मजाक उड़ाया, जंग के बच्चों में गुंडों की पुरानी आदत है, इसीलिए इसे जूनियर गैंगस्टर्स की ट्रेनिंग ग्राउंड कहते हैं। लेकिन लाल बाल की बेचारी लड़ाई देखकर उसे पता चला कि यह जिमिन नहीं है, वो असली मॉन्स्टर जोंग हिस्ट्री में कोई और है। वो भड़क गया, उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मरा समझ अपने आप को, हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। जैसे ही वो उसे सच में ठिकाने लगाने वाला था, जीमिन और बाकी सब क्विज रिजल्ट्स लहराते हुए घुस आए। जीमिन ने ऐलान किया, लाल बाल ने ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। लहसुन सिर ने चालाकी भरी हंसी दी, इन बच्चों में वफादारी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। उसे समझ आया कि जीमिन ही असली मॉन्स्टर है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने लाल बाल पर पैर रखा और उसे चैलेंज किया, आओ अपने दोस्त को बचाओ, इसे यॉन बैक गैंग का टेस्ट समझो। डिटेक्टिव टी-मैन को हान की इतनी जल्दी रिहाई पर शक था, और यह कि उसे उसका नाम कैसे पता था जबकि वो अभी ट्रांसफर हुआ था। क्या इस स्टेशन में कुछ गड़बड़ है? कैप्टन ने कहा, ज्यादा मत सोचो, वो बस एक हाई स्कूल किड है। वो दोनों पुलिस स्टेशन के सामने पत्तों की तरह कांप रहे थे और लाल बाल के यॉन बैक गैंग द्वारा अपहरण की रिपोर्ट करने का प्लान बना रहे थे। सी हाउन ने दोस्त को दिलासा दिया, वैसे भी
सीधे उन गुंडों का सामना करने से यहाँ कम डर है। एल हसन के चैलेंज को देखकर जीमिन ने जीवू को टहोका दिया। जीवू ने कहा, ख्याल रखो, तुम्हारी माँ चिंता करेगी। पता चला जीमिन बस बेकार चिंता कर रहा था। जीवू उस विशाल ओपोनेंट से बिल्कुल नहीं डरी। गियन यो ने भी सटीक जगह पर मुक्का लगाया। जीमिन का ओपोनेंट बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके हाथ में चाकू था, लेकिन जीमिन ने एक कागज को रोल कर हथियार बना लिया। ज्ञान चाकू और तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसने रोल्ड पेपर से ओपोनेंट को निहत्था किया और फिर फाइनल नॉकआउट पंच दे दिया। गियन यो ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया, इसलिए जीमिन जीवू की मदद को आया। काम निपटाकर लाल बाल को बचाने दौड़ा, लेकिन LHSUN सिर ने बस एक हाथ से उसका मुक्का रोका और उसे दीवार में जा मारा। वो उड़कर लात मारने गया, लेकिन LHSUN ने चकमा देकर उसे एक ही वार में बाहर कर दिया। यह देखकर उसे समझ आया कि यह इंसान कोई असली जानवर है। तीनों ने मिलकर उस पर टूट पड़े। LHSUN सिर ने शांति से सबका सामना किया और सबको दर्दनाक मार दिया। यहाँ तक कि जीमिन का मुक्का खाकर भी वो नहीं डिगा। उसने जीमिन से पूछा, तुम उस बेकार स्ट्रॉबेरी हेड को क्यों बचा रहे हो? वो तो बस तुम्हें रोक रहा है। उसे नहीं पता था कि जीमिन के पास एक और गुप्त टेक्निक है जो उसने अब तक नहीं इस्तेमाल की। जब वो छोटा था तो उसके मार्शल आर्ट्स टीचर ने उसे इस मूव को इस्तेमाल करने से मना किया था, क्योंकि यह बाहर है, वह बहुत खतरनाक था। यह जानते हुए कि जीमिन इतनी मेहनत से पढ़ता है फिर भी नंबर कम आते हैं, टीचर ने कहा था, इंसान तभी सुधरता है जब उसे एक सच्चा ओपोनेंट मिले। लाल बाल का टेस्ट स्कोर था 100 में से 24, बहुत कम नंबर, लेकिन फिर भी जीमिन से ज्यादा। जीमिन ने ऐलान किया कि लाल बाल कोई रुकावट नहीं बल्कि एक जबरदस्त ओपोनेंट है। लाल बाल बहुत टच्ड हुआ क्योंकि उसके पुराने दोस्त ने हमेशा उसे नीचा देखा था, कभी उसे वर्दी राइवल नहीं माना था। जीमिन ने फोरबिडन टेक्निक अनलीश करने का फैसला किया, आगे बढ़ा और LHSUN सिर को लात मारकर दीवार में भेज दिया। फिर एक फ्री मसाज सेशन और आखिर में दीवार हिला देने वाला पंच। दोनों टीममेट्स जीमिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई म्यूटेंट हो। जैसे ही जीमिन चश्मा उठाने के लिए झुका, एक गाड़ी सर्र से आई। लाल बाल ने जीमिन को ऐन वक्त पर धक्का देकर बचाया। गाड़ी से एक लड़का निकला, मुस्कुराते हुए जीमिन को यॉन बैग गैंग की रिजर्व फोर्सेस मैनेज करने की पोस्ट दी। जीमिन ने बिना रुके मना कर दिया, हम कॉलेज जाएंगे। वो जियानियों की तरफ मुड़ा और ताना मारा, तुम इस स्कूल में किसी की याद में आए हो या तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी? ज्ञान यो आग में आ गया और उस पर झपटा, लेकिन वो गाड़ी लेकर भाग गया। ज्ञान यो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे हो लिया। इसी वक्त वो दोनों भी पुलिस को सीन पर ले आए। डिटेक्टिव टी-मैन को यकीन नहीं आया कि एक हाई स्कूल किड ने यॉन बैग गैंग का कुख्यात अपराधी पकड़वाया। जीवू ने उपकार के बदले मेरिट सर्टिफिकेट की मांग की, शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, लेकिन टी-मैन ने कहा, मेरिट सर्टिफिकेट कैसा? खुश हो कि मैं असॉल्ट के लिए तुम बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर रहा? ही डब्लू को भी गुस्सा आ गया। टी-मैन ने माफी मांगी कि वो गैंगस्टर्स को नहीं रोक सका, लेकिन कहा कि हिंसा का रिवॉर्ड नहीं दे सकता। उसने जीमिन को अपना कार्ड दिया, जरूरत पड़े तो कॉल करो, जो मेरे बस में होगा करूंगा। जीवू ने कमेंट किया, ये बुढ़ा गार्बेज टाइप नहीं है। जैसे ही वो पलटे, जीमिन गायब था। पता चला उसे माँ की डांट से डर लग रहा था, इसलिए जल्दी बस पर चढ़ गया। डिटेक्टिव टी-मैन ने हानजोंग को बताया कि जीमिन के ग्रुप की वजह से पुलिस को हानवी के बारे में ज्यादा सुराग मिले। पता चला कि पहले वाला इंसान मिन जुआन था, हान का सबसे भरोसेमंद राइट हैंड मैन। उस रात के बाद जीमिन हान की ब्लैकलिस्ट में आ गया था। उसे 4 स्टार रेटिंग मिली, हानजोंग जितनी। उस रात सब एक दूसरे को खुशी खुशी टेक्स्ट कर रहे थे। अस्पताल में लेटे लाल बालों ने भी सबका शुक्रिया किया। सबने पूछा, आगे क्या प्लान है? टीम लीडर जी मिन ने कहा, रोज 14 घंटे पढ़ाई। उस दिन से वो पांचों जमकर पढ़ने के रास्ते पर चल पड़े। ग्रुप ने एक नियम बनाया कि जिसके सबसे कम नंबर आएंगे उसे सजा मिलेगी। उस सुबह स्कूल गेट पर टार्जन की रेड स्टार टीम ने उनका रास्ता रोका। उसने कहा, घर जाकर विंटर कोट लाओ नहीं तो सजा मिलेगी। सौभाग्य से मिस एच यंग ठीक वक्त पर आ गईं। मौसम बदलाव के दौरान बच्चों को स्प्रिंग और समर यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति है। मिस हयान, क्या रेड स्टार्स को यह रूल नहीं पता? टार्जन का गैंग बहुत नाराज था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जीमिन और बाकी बहुत खुश थे कि मिस हान यंग अस्पताल से छुट्टी मिली थी। लाल बाल खुशी से चिल्लाया, हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट है, यहाँ तक कि हमारी टीचर को भी कई बार चाकू लगा। हानजोंग प्रिंसिपल से मिलने गई, स्टडी क्लब की रिपोर्ट दी और यह भी बताया कि हयान वू को जुवेनाइल डिटेंशन भेजा जा चुका है। वो हयान वू की सिचुएशन स्मूथ तरीके से हैंडल होने से बेहद खुश था, लेकिन जब उसने हानवी के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने की रिक्वेस्ट देखी तो उसका पारा चढ़ गया। हानजोंग ने अनाउंस किया कि स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल मान्यता मिल गई है। पहली एक्टिविटी थी सोल के स्कूलों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ग्रुप उत्साह से तैयारी कर रहा था। किसी वजह से घर पर सब अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन कैपिटल पहुंचते ही देखा कि वो देहाती लग रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लाल बाल का था। लाल सफेद आउटफिट में सबने मुंह दबाकर हंसी छुपाई और वो जमीन में धंसना चाहते थे। चलते चलते 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और पुराना हिसाब चुकाने की बात की। वो बेसिकली कह रहे थे कि देहाती लग रहे हो। तुरंत एक रिव्यू मीटिंग हुई। दोनों को बार बार घुटनों पर बैठकर कसम खानी पड़ी कि वो अपने कैपिटल सिटी के दोस्तों को कभी नीचा नहीं देखेंगे। टीचर को आते देखकर जीवू ने उन्हें आखिरकार छोड़ा। बस जी मिन ही गायब था। पता चला कि स्मार्ट बच्चों से मिलने की घबराहट में वो रात भर जागता रहा और फिर
सो गया। बाकी सब उस शानदार स्कूल को देखकर हैरान रह गए, उनकी कल्पना से परे था। मिस हान जोंग की पुरानी टीचर वहां आई और ग्रुप को टूर पर ले गई। यह 3 सबसे प्रेस्टिजियस हाई स्कूल्स में से एक था, जहां कॉलेज एक्सेप्टेंस रेट बेहद ऊंचा था। यहाँ हर स्टूडेंट कम से कम एक स्टडी ग्रुप में था। फैसिलिटीज टॉप नॉट थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा ठंडा था, जैसे वो ग्रुप को नीचा देख रही हो, जिससे जिमी स्वार्सन ने जी वू को गुस्सा आया। स्टडी रूम में घुसना भी कोई बेहतर नहीं था। यहाँ के बच्चे अपने कंप्यूटर्स में डूबे थे, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं उठाई। वो दोनों बस उनके फैंसी इक्विपमेंट की तारीफ करते रह गए। यहाँ तो रंग बिरंगे पेन्स भी हैं। यही जीमिन की आइडियल स्टडी ग्रुप एक्टिविटी है। इंतजार करते करते जीमिन अभी तक नहीं आया। पता चला जीवू ने गलत स्कूल का नाम टेक्स्ट किया था, मैनैक्स। लेकिन दोनों को जीमिन के खोने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उस नाम का कोई स्कूल होता ही नहीं। उस वक्त जीमिन पुराने और वीरान मैनैक्स स्कूल के सामने खड़ा था। वो आत्मविश्वास से अंदर घुसा, सोचते हुए कि वाकई यह एक पुराने और परंपरागत इतिहास वाला स्कूल है। क्या जी मिन खो गया और किसी भूतिया स्कूल में घुस गया? हान और मिन जुआन एक और गैंग से लड़ रहे थे। हान ने ठंडेपन से एक एक को गिराया, उनकी बाहें और पांव सूखी टहनियों की तरह तोड़ता रहा। आखिरी वाला घबरा गया और माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी भी टांग टूटी। हान ने कहा, इसी तरह वो उन्हें ट्रेन करता है। डर से काबू में रखा हुआ ग्रुप हैंडल करना आसान होता है। इस तरह उसने दक्षिण के गैंगों को एकजुट किया था और सबको उसका रैंकिंग सिस्टम मानना पड़ता था। इस पागल इंसान की महत्वाकांक्षा योन बाग गैंग के बॉस अपने पिता के बराबर आना नहीं, बल्कि उसे कुचलकर और ऊंचा उठना था। स्टडी ग्रुप रूम में जियो के क्रू को घुटन हो रही थी, इसलिए उन्होंने आइस ब्रेकर गेम खेलने का सुझाव दिया। लेकिन दूसरे ग्रुप की लीडर ने नाक मुंह चढ़ाया और चली गई। जीवू भड़क गई और उसे रोककर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उसने झल्लाकर कहा, तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सीन ने माना कि जियो का रेप्यूटेशन एक टफ गाय के रूप में था, लेकिन वो कम से कम ठीक से पढ़ना चाहते हैं। अचानक उसने बगल के जर्जर स्कूल की तरफ इशारा किया। उस स्कूल के गुंडे हाल ही में उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। उन बदमाशों ने एक मुंडे सिर वाले बच्चे को तंग कर रहे थे। इन जाहिलों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 3 मिलियन एक वॉन उड़ा दिए थे, यहाँ तक कि उसकी माँ को कार्ड कैंसिल करवाना पड़ा। फिर भी वो उससे और पैसे लाने पर मजबूर कर रहे थे। मुंडे सिर ने उनसे मिन्नत की, लेकिन लीडर ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके दांत और होंठ बुरी तरह जख्मी हो गए। वो यहाँ तक बोला कि पुलिस बुलाओ, जेल जाने से पहले तुम्हारे घर वालों को देख लेंगे। फिर उसने अपने चेलों को हुक्म दिया कि उस मुंडे की पैंट उतारकर फिल्म करें। पता चला कि बेचारे इस मुंडे का नाम जून मिन था, मैनैक्स स्कूल के स्टडी ग्रुप का मेंबर। मैनैक्स का क्रू अंदाजा लगाने लगा कि वो वहां न होने की वजह शायद बगल वाले स्कूल के गुंडे थे। लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, क्योंकि एक बार किसी ने की थी तो उसके पिता का सिर फट गया था। जीवू के ग्रुप ने जाना कि बगल वाले स्कूल का नाम मैनैक्स था, तो जीमिन ने इम्प्रेस्ड होकर कहा कि इतने सारे ड्राइंग्स हैं, जरूर आर्ट फोकस स्कूल होगा। फर्श पर ब्लड के धब्बे भी थे, इतना पढ़ते हैं कि नाक से खून बहता है, लेकिन फिर भी स्कूल आते हैं। वाकई मशहूर स्कूल है। थोड़ा घूमते घूमते मैनैक्स के बली गैंग से सामना हो गया। उसका नाम सुनकर दूसरे को शक हुआ कि जोंग स्कूल अपना इलाका फैलाने आया है। लेकिन जब जीमिन झुककर चश्मा उठाने लगा, एक बदमाश ने चुपके से वार करने की कोशिश की, लेकिन जीमिन का मुक्का एक फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ा और वो पिचक गया। उसने सोचा, अब समझा, एक अच्छा स्टूडेंट कभी अपना चश्मा यूं नहीं फेंकेगा। रूम में सिर्फ एक बच्चा था जो मुंडे की देखभाल कर रहा था। बाहर की आवाज सुनकर उसने सोचा उसके साथी किसी और बच्चे को सबक सिखा रहे हैं। जब बाहर गया तो देखा कि उसके पूरे क्रू कराहते पड़े हैं। जीमिन ने उसे भी बेहोश किया, फिर मुंडे को उसका चश्मा वापस दिया। किसी वजह से वो जीमिन को देखकर जाना पहचाना लगा। तभी सीन के ग्रुप का कॉल आया। क्या वो मैनैक्स स्कूल में है? क्या उसने जूनमिन को देखा? मुंडा अचानक से बोला, मैं ही जूनमिन हूँ, लेकिन अभी भागो, चैट का वक्त नहीं है। बहुत देर हो चुकी थी। लीडर वापस आ चुका था और उसने जीमिन को एक मेज पर पटक दिया। उसने मुंडे को चश्मा थमाया और वापस लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। फोन अभी भी ऑन था, इसलिए सीन का क्रू लड़ाई की आवाजें साफ सुन रहा था। लेकिन लाल बाल ने कहा, दूसरा वाला बड़े ट्रबल में है। लड़ाई का अंत नजदीक था। लीडर ने जीमिन को उठाया और जमीन पर पटकने वाला था। तभी उसे घुटने से मुंह पर जोरदार चोट लगी। काम निपटाकर जीमिन ने अपना चश्मा मांगा और मुंडे को मैनैक्स स्कूल वापस बुलाया। उस पल से दोनों ग्रुप सच में एक दूसरे से जुड़ गए। मैन एक्स का क्रू अब दूरी नहीं रखता था, बल्कि उत्साह से जीमिन के ग्रुप के साथ अपने स्टडी ग्रुप के अनुभव शेयर करने लगा। टीचर ने भी उन सबको बहुत कुछ सिखाया। जाते वक्त दूसरे ग्रुप की लीडर ने खुद आगे बढ़कर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। जी वू ने भी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उसने कहा उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, तुम पहले से बेवकूफ हो और ऊपर से बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रही हो। किसी ने टोका। जूनमिन ने जीमिन से अकेले में बात करने को कहा और माफी मांगी। पता चला मिडिल स्कूल में जीमिन ने उनके स्टडी ग्रुप में शामिल होने की गुजारिश की थी, जिसे जूनमिन ने ठुकरा दिया था। उसने उस वक्त घमंडी होने के लिए माफी मांगी और कहा कि इस स्कूल में आकर उसे एहसास हुआ कि वो तो कुएं का मेंढक था। जीमिन ने कहा वो नाराज नहीं था, बस उससे जलता था, लेकिन अब उसका भी खुद का स्टडी ग्रुप था। जब जीमिन ने पूछा कि उसने उसे कैसे पहचाना, तो मुंडे ने कहा उसे कैसे भूल सकता है। सेमेस्टर की शुरुआत में उसने बड़े घमंड से अपना लक्ष्य ऐलान किया था कि वो
स्कूल में नंबर 1 बनेगा। लेकिन टेस्ट में वो सबसे आखिरी था, फिर भी उसने मेहनत जारी रखी और हार नहीं मानी। तुम्हें डटे रहना होगा, कौन जाने शायद बाद में तुम स्कूल में बेस्ट बनो, फिर देश में बेस्ट। जीमिन का गला भर आया, उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन ग्रुप उत्साह से स्टडी ग्रुप रूम की तरफ गया, लेकिन जब दरवाजा खुला तो देखा हर जगह मकड़ी के जाले थे। यह जगह शायद डायनासोर के जमाने से इस्तेमाल नहीं हुई। सारा ग्रुप निराश हो गया, सिवाय जीमिन के जो जोश से सोच रहा था कि रूम को कैसे सजाएं। सीन ने कंक्लूड किया कि यह बंदा जरूर किसी और डायमेंशन में रहता है। फिर भी सबने आस्तीन चढ़ाई और सफाई शुरू कर दी, क्योंकि यही उनका अड्डा बनेगा। झाड़ू, पोंछा, सब काम में लग गए। टीचर आई और उन्हें देखकर गर्व से मुस्कुराई। हेयुआन पर्दे नहीं लगा पा रही थी, तभी सीहॉन उसकी मदद के लिए आगे आया। क्या ये दोनों कुछ पका रहे हैं? हन जंग एकेडमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड के पास गई। उसने हानवी के बारे में डिसिप्लिनरी रिपोर्ट्स जमा की, ये कहते हुए कि यही स्कूल बदलने का इकलौता तरीका है। डिपार्टमेंट हेड ने कहा, यह बहुत रिस्की है और उसके पास सिर्फ उत्साह है, इसलिए वो अब भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। बजाय इसके वो पहले उसे परखना चाहता है। आखिरकार जीमिन का ग्रुप उस जर्जर स्टोर रूम को एक बढ़िया स्टडी रूम में बदल चुका था। वो अपनी मेहनत का फल एंजॉय कर रहे थे, तभी एक बंदा सिगरेट पीते हुए अंदर आया। जी वू की नस तन गई और वो उसे पीटने वाली थी, लेकिन उस जाहिल ने अपनी फुल पावर ट्रैश टॉकिंग मोड ऑन की। तुम बेवकूफ, एक साथ बैठोगे तो भी स्मार्ट नहीं बन जाओगे। जी मिन का मन था कि मुक्का मारे, लेकिन सीन ने कहा उसे हाथ लगाना मतलब वाइस प्रिंसिपल से पंगा। पता चला ये गंदी जुबान वाला हमन था, 10वीं ग्रेड में नंबर 1 का स्टूडेंट। उसने जीमिन को बेवकूफ कहा, अच्छी खासी बॉडी के साथ। फिर सीन की तरफ मुड़ा और उसे बेगर कहा, यह पूछते हुए कि क्या वो इन बेवकूफों को पैसे लेकर पढ़ाता है। तभी हान जोंग आई और गंदी जुबान ने तुरंत अच्छे स्टूडेंट का मोड ऑन किया और खिसक गया। जीमिन ने पूछा मिड टर्म एग्जाम्स कब हैं, और दिलेरी से ऐलान किया कि उसे पढ़ाई में हराना है। यह बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पहले यह जानना जरूरी था कि वो कहाँ खड़े हैं। हानजोंग ने प्लेसमेंट टेस्ट के नंबर पढ़ने शुरू किए। लाल बालों को मिले 31 अंक, रैंक 132 यानी पूरे ग्रेड में 220वां। जीवू को मिले 14 अंक, रैंक 180 यानी चिली सॉस हेड से भी ज्यादा बेवकूफ। HE1 को मिले 29 अंक, रैंक 162, कोई खास बेहतर नहीं। आखिरकार जी मिन को मिले सिर्फ 8 अंक, रैंक 219 पूरे 220 में। सच में बुरे स्टूडेंट्स का राजा। इसके विपरीत किताबी सी हाउन को मिले 95 अंक, ग्रेड में दूसरा रैंक। सीन को छोड़ दो तो यह ग्रुप बेसिकली स्कूल के सबसे बेवकूफ बच्चों का झुंड था। लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स में अभी 20 दिन बाकी थे। हान यांग ने कहा, अगर उसके बताए अनुसार चले तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। ग्रुप जाने लगा, तभी लाल बाल ने हान जोंग के लिए एक चैलेंज का जिक्र किया। उसने सुना था कि एकेडमिक्स के हेड ने उसे चैलेंज दिया था कि पूरे स्टडी ग्रुप की रैंकिंग 10 जगह ऊपर उठाए, और उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। पूरे ग्रुप की रूह कांप गई और ठंडे पसीने छूट गए। बस जीमिन की बात आसान थी, उसे बस कुछ सबसे कम रैंक वालों को पार करना था। वो बाहर खाने जाने का प्लान बना रहे थे तनाव दूर करने के लिए, लेकिन सी हाउन भागा। वो दौड़ते हुए अपने पिता को कॉल कर रहा था। पिताजी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे डांट पड़ी कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों नहीं आया। गरीब होते हुए भी सीन बचपन से बहुत होशियार स्टूडेंट था। एक बार उसे इंग्लिश में परफेक्ट स्कोर आया था और वो खुशी से घर भागा था, लेकिन माँ बाप लड़ रहे थे। माँ किसी फ्रॉड में पैसे गंवा चुकी थी और कर्ज में डूबी थी। गरीबी की वजह से एच मैन उसे बेगर बुलाता और परेशान करने के बहाने ढूंढता। वापस वर्तमान में HE1 ने सीन को सड़क के बीच खड़ा देखा और साथ जाने का ऑफर किया। उसने पुलिस स्टेशन में मदद के लिए शुक्रिया कहा। सीन ने शांति से सब एक्सप्लेन किया, लेकिन कहा कि जिमिन ही सच में कमाल का था। उसने उन सब बलीज और गैंगस्टर्स को सुपर हीरो की तरह एक एक करके ठीक किया। वो तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था। H1 ने कहा, खुद को कमजोर मत समझो, टार्जन के सामने कंप्यूटर तोड़ने की हिम्मत भी तो बड़ी बात थी। तभी एच मैन और माही मिल गए। गंदी जुबान ने सीन को बेगर कहा और मुक्का मारा। नाक से खून निकल आया। HE1 को थप्पड़ लगते देख सीन को गुस्सा आया और पलटवार करना चाहा, लेकिन गंदी जुबान ने उसके उसके मुंह पर भी मार दिया। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते और हीरो बनने चले? तुम बस जीमिन का एरंड बॉय हो, खुद को कुछ मत समझो। गंदी जुबान घमंड से HE1 को अपने साथ खींच ले गया और अपने चेलों को सीन की पिटाई जारी रखने को कहा। तभी जीमिन प्रकट हुआ और उसे उंगली से उड़ाया। वो एक दीवार में जाकर लगा। मुझे बस फ्लिक गेम से बोर हो गया हूँ, चलो अब रॉक पेपर सिजर्स खेलें, जो हारे उसे फ्लिक मारेंगे। एच मैन गुस्से में आया और मुक्का मारा। जीमिन ने रोका और उसे जमीन पर फ्लिक मार दिया। फिर दोबारा गेम खेलने को कहा। बाकियों ने फोटोज लेनी चाहिए, लेकिन उसने फोन्स ले लिए और सब डिलीट कर दिया। सुन को उदास देख जीमिन ने कहा, हम जीतने वाले हैं, लेकिन सुन ने जीमिन का हाथ झटका दिया। सिर्फ तुम जीतते हो। घर पर सुन को पिता ने कंस्ट्रक्शन साइट न आने पर थप्पड़ मारा। उन्हें परवाह नहीं थी कि उसका चेहरा जख्मी था, बस यही मांग थी कि कर्ज चुकाने के लिए पैसे लाओ। सीन ने कहा, ग्रेजुएशन के बाद कमाएगा, लेकिन पिता चिल्लाते डांटते रहे। माँ पर पूरा गुस्सा सीन पर निकालते रहे। सीन उदास होकर बाहर निकला और जीमिन को बाहर खड़ा पाया। जीमिन ने कहा, अगर अभी टैक्सी लें तो 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, माँ नहीं डांटेगी। उसने अनजाने में गरीबी का दर्द छू लिया। टैक्सी के 10 वॉन जीमिन के लिए कुछ नहीं, लेकिन सीन के लिए बहुत बड़ी रकम थी।